हेलो एवरीवन। बिजनेस स्टडीज़ विद अनुभव में फेयोल्स प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल नंबर 12 प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल एंड प्रिंसिपल नंबर 13 प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। सो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या है? जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें हम पर्सनल बोलते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हम पर्सनल बोलते हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स जो हैं इस वर्ड पर्सनल और पर्सनल को कंफ्यूज करते हैं। तो इसको अच्छी तरह से ये समझ लीजिए कि पर्सनल जो है वो एक एडजेक्टिव है और पर्सनल जो है वो एक नाउन है। पर्सनल है रिलेटेड टू अ पर्सन एंड पर्सनल है द सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्सनल और पर्सनल के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक और बात जो हम याद रख सकते हैं वो है व्हाट आर होमोनिम्स एंड व्हाट आर होमोफोन्स। जैसे हमने अभी पिछले दो प्रिंसिपल्स पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, अब ऑर्डर में मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, इसका मतलब है प्रॉपर अरेंजमेंट या प्लेसमेंट। इक्विटी का मतलब है उनको इक्वल, फेयर, जस्ट और काइंड ट्रीट करना। इक्विटी का एक दूसरा मतलब होता है जो हम शेयर्स की बात करते हैं, जो हम क्लास 11th में हमने सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में पढ़ा है। तो यहाँ पे सेम स्पेलिंग होते हुए, सेम प्रोनाउंसिएशन होते हुए अलग अलग उसकी मीनिंग है। जैसे कि ऑर्डर भी जब हम प्रॉपर अरेंजमेंट की बात करते हैं वो भी ऑर्डर कहलाता है, जो कमांड की बात करते हैं वो भी ऑर्डर कहलाता है। तो हमारी यहाँ पे स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, यानी कि जो उसका साउंड है वो सेम है, लेकिन वो डिफरेंट मीनिंग है। तो ये इन्हें हम होमोनिम कहते हैं। और होमोफोन्स क्या होते हैं वो भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। होमोफोन जो होते हैं वो एक जैसा साउंड करते हैं पर उसकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश की क्लास नहीं ले रही हूँ, बट क्योंकि ये एक जनरल मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है तो इसे हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। होमोफोन्स जो होते हैं वो सिमिलर साउंड करते हैं बट उनकी स्पेलिंग और जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल है क्वाइट। एक क्वाइट का मतलब है शांत और दूसरे क्वाइट का मतलब है एब्सोल्यूट। तो ये दोनों साउंड तो एक जैसा कर रहे हैं पर इनकी स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। तो चलिए अब ये सब छोड़ करके हम वापस आते हैं अपनी बिजनेस स्टडीज़ के इस प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। According to Fayol, employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency. तो एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है इसका मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज़ का उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन को छोड़ के जाना या उन्हें वहाँ से निकाला जाना, उनको चेंज करना, एक एम्प्लॉय को उस जॉब पोजीशन में से हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह रखना। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान रखना है कि किसी एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन में फ्रीक्वेंटली हमें चेंज नहीं करना है लोगों को, इसे मिनिमाइज़ करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी मेंटेन कर सके। ये ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कैसे मेंटेन होगी कि जब एक एम्प्लॉय की जगह हम दूसरे एम्प्लॉय को रखते हैं तो उस दूसरे सपोज़ एक पोजीशन में एक एम्प्लॉय ए काम कर रहा है। अब इसने 2 महीने काम किए, उस काम को अच्छी तरह सीख लिया और उसके बाद हमने या तो उसे निकाल दिया या उसने उस जॉब को छोड़ दिया। तो इस सिचुएशन में हमें इस जगह हमको सपोज़ हमने रखा बी को। अब बी को वो जो 2 महीने में इसने सीखा था उसे हमें फिर से बी को सिखाना होगा। तो इसमें जो टाइम और रिसोर्सेज का वेस्टेज है उसके कारण ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कम होगी। तो टर्नओवर हमें मिनिमाइज़ करना है। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और personnel refers to no frequent termination और ट्रांसफ़र और रोटेशन। तो फेयोल ने ये बोला है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सोनल हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके टेन्योर मतलब उनका जो टाइम पीरियड है काम करने के लिए
वो कुछ ना कुछ मिनिमम एक फ़िक्स होना चाहिए। उसे हम ये नो को हमने कैपिटल में लिखा है ताकि हम ये बात एम्फसाइज़ कर सकें कि उनको टर्मिनेट नहीं करना है या ट्रांसफ़र या रोटेट नहीं करना है बार बार। इससे हमारा एफिशिएंसी घटता है। मैनेजमेंट मस्ट टेक ड्यू केयर एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द एम्प्लॉय। मतलब किसी एम्प्लॉय को रखते समय ही हमें ध्यान रखना है उसके सिलेक्शन के समय, अपॉइंट करने के समय, कि वह उस जॉब पोजीशन के लायक एलिजिबल है कि नहीं, क्वालिफाइड है कि नहीं, एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं, स्किल्ड है कि नहीं। एक बार सेलेक्ट होने के बाद वन सेलेक्टेड शुड द एम्प्लॉय शुड बी केप्ट एट दिस पोजीशन फॉर अ रीजनेबल टाइम पीरियड टू शो द रिज़ल्ट। हमें उनको वो जो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, जो गोल या टारगेट सेट किया गया है, उसको अचीव करने के लिए रीज़नेबल टाइम देना चाहिए। तुरंत जल्दी जल्दी हमें उसे वहाँ से नहीं हटाना चाहिए। फ्रीक्वेंट शिफ्ट और फायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ डेवलप्स जॉब इनसिक्योरिटी इन द एम्प्लॉयज़। अगर हमारे सर पे तलवार लटकी है तो वो काम जो हमें दिया गया है वो हम पूरी मेहनत से, पूरी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो जॉब इनसिक्योरिटी है वो एम्प्लॉय के लिए ये बहुत बड़ा डीमोटिवेशन है। और वो क्या होता है उससे, इट मेक्स अनेबल, द एम्प्लॉय बिकम्स अनेबल टू कंट्रीब्यूट मैक्सिमम एंड मे ऑल्सो लीड टू इंस्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है अगर उसकी जॉब इनसिक्योरिटी के कारण वो खुद ही ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टेबिलिटी होगी। बार बार चेंज करने से ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा। अब हम देख लेते हैं इसके पॉजिटिव, जो कि हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है कि अगर हम ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होंगे ऑर्गेनाइजेशन को, कि जो एम्प्लॉय है वो जॉब सिक्योर्ड हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी मेंटेन होगी। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और टाइम नहीं होगा, क्योंकि हमको बार बार एम्प्लॉय चेंज करके उसे फिर से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन, जॉब इनसिक्योरिटी होगी तो लैक ऑफ इनिशिएटिव होगा। वो वर्कर का काम करने का मन नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है उसके सर पे तलवार लटकी हुई है, कभी भी उसे निकाला जा सकता है। और ये एक अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट भी क्रिएट करेगा। और वेस्टेज इन कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड टाइम इन लर्निंग, हम बार बार नए को अपॉइंट करेंगे तो उन्हें हमें बार बार वो काम सिखाने के लिए ज़्यादा टाइम और मेहनत देनी होगी। द नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, 13th प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू फेयोल, वर्कर्स मस्ट बी एनकरेज्ड टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। फेयोल ने कहा है कि वर्कर्स को इस बात के लिए एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो अपने प्लान्स खुद बनाएं और उसको खुद एग्जीक्यूट करें। अब ये कैसे पॉसिबल है? द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव स्टेट्स दैट द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी एनकरेज टू गिव सजेशंस विच में इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी और डिक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, चूँकि वो काम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्रैक्टिकल फील्ड के प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं और उसका सल्यूशन बेहतर दे सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को इन एम्प्लॉयज़ को मौका देना है कि वो अपने यूज़फुल सजेशंस दें, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सकती है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो सकता है। द इनिशिएटिव शुड बी एनकरेज्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन। दैट मीन्स ये जो सजेशन है इसका मतलब ये नहीं है कि हम एम्प्लॉय को डिसओबीडियंस के लिए एनकरेज कर रहे हैं। इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ गोइंग अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस और डिसओबीडियंस। सजेशन वहाँ पे ज़रूरी है जहाँ वो यूज़फुल हो और जब प्लान्स बन रहे हैं उस समय हो। एक बार गोल्स सेट हो गए हैं, एक बार प्लान हो चुका है, डिसीजन हो चुका है, उसके बाद वर्कर्स को हम इसमें इंटरफेयर नहीं करने दे सकते हैं। यहाँ पे वो इनिशिएटिव नहीं आ रहा है, यहाँ पे डिसओबीडियंस आएगा जो कि सही नहीं होगा। अ गुड कंपनी शुड हैव सजेशन सिस्टम whereby initiative or suggestion resulting in substantial cost और time reduction should be rewarded। अगर रिवॉर्ड सिस्टम होगा तो एम्प्लॉयज़ जो हैं और ज़्यादा होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करेंगे और नए और बेहतर सजेशंस सामने लेकर
आएंगी, क्योंकि उनको पता है कि उस सजेशन में उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनका रोल है, तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि वो उनको खुद से ये इस बात का मोटिवेशन मिलता है कि उनका जो सजेशन है उसे रिवॉर्ड किया जा रहा है या वो कंपनी के लिए यूज़फुल हो रहा है, साबित हो रहा है। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, जब उनको पार्टिसिपेट किया की परमिशन मिलती है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो एक उनकी बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप होती है। अचीविंग टारगेट ऑन टाइम व्हेन इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग एंड इट एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड सेल्फ मोटिवेशन। तो जो एम्प्लॉयज़ जब खुद उस प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं तो उनको ऐसा नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई चीज़ थोपी गई है। They will not feel that the plans or the targets have been imposed upon them. Rather, they will participate with more commitment when they themselves are involved in the decision making or plan making process. ठीक है, तो ये हो गया उनका पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स इनिशिएटिव का। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन, अगर उनको इनिशिएटिव का मौका नहीं दिया जाता है तो क्या होगा, दे विल बी डीमोटिवेटेड, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप नहीं होगी, उन्हें अपनी क्रिएटिविटी अपने अंदर छुपा के रखनी पड़ेगी, उससे वो किसी तरह का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिलवा पाएंगे। यूज़ ऑफ ओल्ड एंड ऑब्सोलीट टेक्निक्स, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब हम नए लोगों को कोई मौका नहीं देंगे, उनको एम्प्लॉयज़ जो कि प्रैक्टिकल फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें हम मौका नहीं दे रहे हैं, तो जो ऑब्सोलीट, जो पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें हम कोई इम्प्रोवाइजेशन, कोई इनोवेशन या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के हमें कुछ यूज़फुल सजेशंस मिल सकते थे वो हम नहीं ले पाएंगे। तो ये सारे इसके consequences of violation है। So with this we end today's video lesson. In our next video lesson we are going to study about the 14th principle.